मेरा नाम हुसाम है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरा तो था ही काम आवारा गर्दी करना, मर्द ज़ात जो ठहरा अपनी मर्जी का मालिक व मुख्तार। मैं एक कामयाब बिजनेसमैन, एक हुसैन तरहदार बीवी का शौहर और 2 प्यारे से बच्चों का बाप हूँ। किया नहीं है मेरे पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ तो है मेरे पास, मगर फिर भी वही अज़ली मर्दाना खसलत मुझ में भी पाई जाती थी जो गुमराह मर्दों का शिवा है। अय्याशी और आवारगी की ऐसी लत आवारा दोस्तों से लगी कि फिर बावजूद लाख कोशिशों के मैं इससे छुटकारा ना हासिल कर सका। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि मेरे कई औरतों और लड़कियों से ताल्लुक बनते रहते थे। मैं रात होते ही अपने एक छोटे से लग्जरी फ्लैट में रंग रलियां मनाने के लिए निकल पड़ता था, जो मैंने अपनी अय्याशियों के लिए मुख्तस कर रखा था। मेरी बीवी बेचारी को मुझ पर जरा भर भी शक नहीं था। वो समझती थी कि मैं एक वफादार और मुरीद शौहर हूँ और जुमरात को बाहर रहना मेरे बिजनेस का ही एक हिस्सा है, जिसकी वजह से मुझे डे नाइट बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है और मैं उन मीटिंग्स के नाम पर किसी और ही दुनिया में मगन रहता था। हसन कबाब और शबाब, उन तीनों ही चीज़ों से मुझे रग़बत थी। मेरी जिंदगी में बहुत सी औरतें आई और गई, मैंने इनके साथ टाइम गुजारा और फिर गुड बाय कह दिया, मगर एक औरत ऐसी थी जो आज तक मुझे नहीं भूलती और शायद ना कभी भूलेगी, और ना ही मुझे इसका नाम भूला। हालांकि मैंने कभी किसी का नाम याद करने की कोशिश भी नहीं की, मगर इसका नाम मेरे हाफ़ज़े में महफूज रह गया था। समरीन, इस नाम को मैं अपने जहन से नहीं झटक सका। काश मैंने इसे अपनी नज़रों के सामने से जाने ही ना दिया होता। ये ख्वाहिश आज भी मुझे बेचैन रखती है कि मैंने इस हिरमा नसीब लड़की के लिए कुछ क्यों नहीं किया। सुनिए, अब मैंने कार का शीशा नीचे करके इस लड़की को मुखातिब किया। इसने होले से इस बात में सर हिलाया। मैं 3-4 दिन से इसे मुसलसल रात से वाच कर रहा था। वो 12 बजे के बाद मेरे ऑफिस और फ्लैट के दरमियान वाली रोड पे खड़ी होती थी। आज इसने सफ़ेद सूट पहन रखा था। वो बहुत खूबसूरत थी, भरा भरा गुदाज जिस्म, शायद बच्चों की माँ भी थी, मगर उम्र इतनी ज़्यादा ना थी। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे इसकी तरफ मुतवज्जे किया वो थी उसकी चेहरे की मासूमियत। इसके चेहरे पर ऐसा भूलापन था जैसे किसी मासूम बच्चे के चेहरे पर नजर आता है, जिसे ज़माने की हुआ ना लगी हो। पहले तो मैं समझा कि शायद वो कोई वर्किंग वुमेन है, मगर जब 4 रातों से मुसलसल इसे रात गए खड़े देखा तो फिर मैं रह नहीं सका। बैठिए, मैंने कार का लॉक खोल कर दरवाज़ा पुश किया। वो बिलातामुल बैठ गई। आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मैंने इसका बगौर जायज़ा लिया। वो खामोशी से नज़रें झुकाए बैठी थी। जी मैं नई हूँ, इसने मुख्तसरा जवाब दिया। मुझे इसमें प्रोफेशनल वाली कोई बात ना लगी। दौरान ड्राइविंग में गाहे बगाहे इस पे नज़र डाल लेता। वो चुपचाप बैठी थी, एक लफ्ज़ ना मुंह से निकाला। मैं भी रास्ते में खामोश रहा। कुछ लोग ही, मैंने बेतकल्लुफ़ी से बोला और फरीज खोल कर जायज़ा लेने लगा। मेरे मतलब के तमाम लवाजमात मौजूद थे और जवाब तलब नज़रों से इसे देखने लगा। वो हुनूज़ नज़रें झुकाए अपने अतराफ से लाताल्लुक़ी बनी बैठी थी। यूं लग रहा था जैसे इसे ना तो मुझ में कोई इंटरेस्ट था, ना ही मेरे फ्लैट की आराइश से कोई दिलचस्पी। वो जैसे मारे बांधे बैठी थी। जी, एक गिलास पानी। इसने लिपस्टिक लगे होंठों पे जुबान फेरते हुए मेरी तरफ देखा। मैं इसकी फरमाइश पे मुस्कुराया। जी ज़रूर। मैंने फरीज से बोतल निकाली और किचन से गिलास लेकर आया। मैंने अपना पसंदीदा जूस भी निकाला। मैंने इसे पानी डालकर गिलास थमाया, जिसे वो एक सांस में घटावट चढ़ा गई। कुछ खाओगी, मैंने फिर पूछा। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने अपने गिलास में जूस उंडेला और बर्फ़ की टुकड़ियां डाली और सप लिया। इस दौरान इसने एक बार भी मुझे लुभाने या नाज़ौदा दिखाने की कोशिश नहीं की। इसका रवैया इसके प्रोफेशन के मुखालिफ था। मेरे जी में जाने किया समाई कि मैंने गिलास एक तरफ रख दिया और इसे अपने पास आने का इशारा किया। मुझे लगा जैसे वो कांप गई हो। डरो नहीं, खा नहीं जाऊंगा मैं, यहाँ आओ, मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे बातें करनी है। मेरा इरादा बदल चुका था। वो थके थके कदमों से मेरे पास आकर बैठ गई। यहाँ देखो, मैंने इसे गौर से देखते हुए कहा। इसने अपनी निगाहें मुझ पे टुकदी। मुझे इसकी आंखों में अपना अक्स नजर आने की बजाय दर्द ही दर्द नजर आया, बेपना दर्द। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस काम में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं, कोई मजबूर कर रहा है ना। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? मैंने जैसे इसकी आंखों के जरिए इसकी रूह में झांकने की कोशिश की। इसने बेबसी से मुझे देखा और अचानक से इसकी आंख में मोटे मोटे आंसू आ गए। इसकी आंखें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, मेरी मर्जी शामिल है, वो सफाक लहजे में बोली, और आंसू जैसे आंखों ही आंखों में कहीं गुम हो गए। तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। मैंने इसका एतमाद हासिल करना चाहा। मेरा कोई दोस्त नहीं है, रिश्ते हैं पर सब गरज के नफरत है मुझे उन सब चीज़ों से। कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक मेरे लिए कुछ हसरत नहीं रखता और नफरत है मुझे अपने अर्जा वजूद से। वो तल्ख लहजे में बोलती चली गई। ठीक है दोस्त, ना सही एक अजनबी समझ कर ही बता दो, किया तुम्हारे घर वालों ने? मैंने इसके तेवर देख कर मीठे लहजे में कहा।
साहिब, आप मुझे जिस काम के लिए लाए हैं वो कीजिए और मुझे जाने दीजिए। वो संजीदगी से बोली। मुझे तो तुमसे कोई काम नहीं है। मैंने शाने उचकाए। तो फिर आप अपना और मेरा वक्त ज़ाय कर रहे हैं। मैं चली जाती हूँ। फिर वो एक झटके से उठी। बैठो आराम से, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। कितने पैसे चार्ज करती हो? मैंने वॉलेट निकाल कर कहा। साहिब, भीख नहीं चाहिए। जिस्म की कमाई खाती हूँ। जिस्म बेचूंगी तो पैसे लूंगी, इसने बेरहम लहजे में कहा। शादीशुदा हो। मैंने वॉलेट वापस रखा और उसका बाकायदा इंटरव्यू लेने का फैसला कर लिया। वो शिकस्तगी से वापस अपनी जगह बैठ गई थी। जी, मुख्तसर जवाब आया। बच्चे वगैरह हैं, शायद अब वो थोड़ा खिल जाए। बच्चे? इसने डबडबाई नज़रों से देखा। हाँ, इसने इस बात में सर भी हिलाया। शायद मैंने इसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया था। एकाएक वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं शशदर रह गया। इससे ऐसे शदीद रिएक्शन की तवक्को नहीं थी मुझे। प्लीज चुप हो जाओ। बाखुदा, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। आओ, तुम्हें मैं घर छोड़ आओ। मैंने घबरा कर वजाहत दी, मगर वो टस से मिस ना हुई। थोड़ी देर रुकर इसने दिल की भड़ास निकाली और फिर आंसुओं को बेदर्दी से पूंछ डाला। पानी नहीं, मैं ठीक हूँ। इसने मेरे कहने पर नफ़ी में सर हिलाकर कहा। मेरा नाम हुसाम है, हुसाम अहमद। और आपका? मैंने बगौर देखा। मुझे समरीन कहते हैं। वो होले से बोली। कहते हैं मतलब? मैंने भनवे उचकाई। जी, नाम तो मेरा सफिया था, मगर अब इसे समरीन कर लिया है मैंने। वो साफ गोई से बोली। एक बात कहूँ हुसाम साहिब, मुझे आपके रवैये से बड़ी हैरत हो रही है। जाने क्यों आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया? क्योंकि मर्द को गरज तो बिकाऊ औरत के जिस्म से होती है। इस बकी हुई औरत की रूह को कौन जाने की कोशिश करता है। जाने फिर आपने क्यों मेरी रूह को झंझोड़ कर रख दिया? वो परसोच नज़रों से मेरी तरफ देख कर बोली। सब मर्दों की सोच एक जैसी नहीं होती। समरीन ने मुस्करा कर कहा। तुम इस फील्ड में कैसे आई? मैंने सीधा होते हुए कहा। बड़ी लंबी दास्तान है मेरी, और आज किसे फुर्सत है कि मेरी बेकार सी कहानी सुने? वो तलखी से हंसी। मगर मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने इसकी हिम्मत बंधाई, क्योंकि मेरे पास वक्त ही वक्त है, फुर्सत ही फुर्सत है। मैंने मजीद कहा। अगर आप इतना ही बजिद हैं तो सुनिए। वो हथियार डालते हुए बोली। मुझे ये तो पता नहीं कि मैंने कब होश संभाला, मगर इतना याद है कि 8 साल की थी तो घर में जालिम और सफाक सोतेली माँ का वजूद पाया, जो जाने मुझे मेरे किस नाकर्दा गुनाह के सिले में मिली थी। मेरी माँ तो मर चुकी थी, पीछे बचा था तो वाहिद मेरा सगा बाप, जो निहायत बुज़दिल और जिन मुरीद आदमी था। इसने कभी मुझे वो प्यार और शफ़क़त ना दी जिसकी मैं हकदार थी। जो मेरी सौतेली माँ कहती, वो इसी की बात पर आंखें बंद करके यकीन ले आता। जिंदगी यूं ही सौतेले रिश्ते की ठोकरों में पिल रही थी। कोई भी पुरसान हाल नहीं था, न ही कोई रिश्तेदार पूछता था। जो एक दो के दिल में हमदर्दी और खौफ खुदा जागा भी था तो इनका घर में दाखला बंद कर दिया था। अब्बा सारा दिन काम पर गया होता और पीछे में अपनी सौतेली माँ के रहम विक्रम पे होती। सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करती और रात को रूखी सूखी खाकर एक कोने में पड़ जाती। बस यही थी मेरी जिंदगी। स्कूल का मुंह तक देखना नसीब ना हुआ। अरियो कमबख्त, मनहवस मारी, कहाँ मर गई? कब से आवाजें दे रही हूँ अपनी माँ को, तो खा गई है। अब क्या मुझे कल्पा कल्पा कर मारेगी? इस तरह के अलकबात तो जैसे मेरे लिए रोज का मामूल बन गए। जी अम्मा, कुछ काम था? मैंने डरते डरते पूछा। कहाँ मर जाती है? हराम खोर मुफ्त का खाकर फटती जा रही है। पता नहीं ये लालियां कहाँ से फूटी पड़ रही है। मैं नसीबों कड़े तेवरों से देखती हुई बोली। अम्मा बर्तन धो रही थी। मैं उसके अताब से बचने के लिए जल्दी से बोली। तो कौन सा पहाल धो रही थी? हुड हरामी करती है, खाने का पता है, काम करते मौत आती। चल आ, मेरी टांगें दबा, नसीबों ने जहखंद लहजे में कहा और पांव सीधे किए। मैं बना कुछ कहे खौफजदा सी टांगें दबाने लगी। हाथों में दम नहीं है, जोर से दबा। नसीबों ने लेटे लेटे मुझे लात रसीद की। मेरे मुंह से सी भी ना निकल सकी। मेरे सफ़ेद हाथों में छाले पड़ चुके थे। नरमाहट तो नाम को भी नहीं रही थी। जिनकी माएँ मर जाया करती थीं, उनको जिंदगी किसी किस्म की रियायत देने की रवादार नहीं होती है। मनहूस मारी ने कैसी उठा निकाली। अभी पेट भर खाना भी नहीं देती थी तो भी गाल टमाटर की तरह लाल हैं। सुना था इसकी माँ भी बड़ी खूबसूरत थी। मेरा ख्याल है कि अब इसको इस घर से जल्द अज जल्द चलता कर दूं, कहीं इसके बाप का सोया हुआ प्यार न जाग जाए। वैसे भी 16 साल तक बर्दाश्त किया काफ़ी है। कल ही सुगरा से बात करती हूँ। नसीबों ने दिल ही दिल में तय करके चूर नज़रों से मेरा जायज़ा लिया। ठीक से हाथ चला रही जन्म जली। मेरी खुद से नज़र मिलने पर इसने लताड़ा जीजी में नज़रें झुकाकर ज़ोर ज़ोर से दबाने लगी। सफ़िया, अरे ओ सफ़िया बेटी, जल्दी से 2 कप चाय तो बना कर ला, और सुन ये पकड़ पैसे, गिल्ली से किसी बच्चे से बिस्कुट और समोसे भी मंगवा ले। नसीबों की चाशनी भरी आवाज़ पे मैंने चौंक कर सर उठाया। वो मुस्करा कर मेरी तरफ देख रही थी। मुझे हैरानी का झटका लगा। मैंने पैसे पकड़े और इस बात में सर हिलाकर चाय का पानी चूल्हे पे चढ़ाने लगी।
लगता है कोई बहुत ही खास मेहमान आया है, मैंने परसोच अंदाज में माँ को बावर्ची खाने से निकलते देखा। अम्मा चाय, मैंने दरवाजे से ही माँ को पुकारा, अंदर आ जा रही, कोई गैर नहीं है, अपना ही बच्चा है। नसीबों के इतने लगावट भरे अंदाज में पुकारने पर मैं हैरानी से जेजेकित हुई, अंदर दाखिल हुई और लवाजमात मेज पर रख दिए। जिसे मेरी माँ बच्चा कह रही थी वो एक सांवले रंग का पकी उम्र का मर्द था जो नदियदे पिन से मुझको ही देख रहा था। मुझको उलझन होने लगी, अजीब बेबाक और बेहुदा नजरें थी। अम्मा मैं जाऊं, मैं इजाजत तलब नजरों से देखते हुए बोली, अरे नहीं री, उधर आकर बैठ मेरे पास, तुझे शकूर से मुलाऊं, ये मेरा दौर परे का भांजा है और शकूर ये मेरी प्यारी और सलीकामंद बच्ची सफिया। नसीबों ने शहद इग लहजे में हम दोनों का तारुफ कराया। मैं तो आज माँ के पिल पिल बदलते रवैये पे ही परेशान थी। अरे खाला, तुम्हारी बेटी तो बहुत प्यारी है। वो जो इतनी देर से खामोश बैठा मेरा जायजा ले रहा था, पहली बार बड़ी बेबाकी से बोला, प्यारी क्यों ना होगी, बेटी किसकी है आखिर? नसीबों ने मक्कारी से कहा, अम्मा मैं जरा हंडिया देख लूं, मुझसे मजीद बैठना मुश्किल हो गया। मैं उठने के लिए पर तोलने लगी। अरे रहने दे, आज बाजार से मंगवा कर खाएंगे। शकूर अभी कह ही रहा था कि ये बाजार से खाने के लिए कुछ लाता है। नसीबों ने मेरा हाथ थामकर प्यार से रोका। हाँ खाला, मैं अभी जाता हूँ, बोलो क्या किया लाना है? वो मेरी तरफ बेतकल्लुफी से देखकर बोला, अरे मेरा बच्चा, मैं तो चिकन कढ़ाई खाऊंगी, साथ खमीरी रोटी ले आना और सुन काली वाली बोतल जरूर लाना। सफिया से भी पूछ ले इसने क्या खाना है। वो अपना फरमाइशी प्रोग्राम खत्म करके आखिर में मेरी तरफ देखने लगी। सफिया तुम क्या खाओगी? शकूर तकरीबन निसार होते हुए बोला, जी मुझे कुछ नहीं खाना। मैं उन दोनों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज देखकर घबराहट का शिकार हो रही थी। अरे इसे छोड़, ये तो शर्माती रहेगी, तो इसके लिए ब्रोस्ट और आइसक्रीम ले आना, मैं भी चख लूंगी। नसीबों ने नदियदे पिन से कहकर कहकहा लगाया और साथ ही इसकी तरफ देखकर बेहयाई से आंख मारी। मैं बर्तन निकालती हूँ, मैं सटकाकर बाहर निकल गई। शकूर ने नसीबों को देखकर ओके का सिग्नल दिया और नसीबों मुतमईन हो गई। अरे अपना काम है, इस घर राज करेगी और मर्द की शक्ल सूरत और उम्र भला कौन देखता है, कमाई देखी जाती है कमाई। नसीबों मेरे अब्बा को हमेशा की तरह अपने ट्रैक पे ला रही थी। वो तो ठीक है पर देख ले, अभी छूटी नहीं है अपनी सफू, मेरे अब्बा बशीर ने दबी हुई आवाज में कहा। आए हाय, अब इतनी भी छूटी नहीं है, इसकी उम्र की लालकियां दो बच्चों की माएँ बन चुकी हैं। बशीर को बेटी की फिक्र करते देखकर नसीबों को तो जैसे पतंगे लग गए। अच्छा ठीक है, पर छानबीन तो करवा ली है ना? तो ने बशीर ने नीम रजामंदी जाहिर करते हुए पूछा। हन सब तसल्ली कर ली है, छड़ा छांट है, शरीफ इंसान है, घर में कोई बड़ा तो है नहीं था जो इसके बारे सोचता। तभी तो शादी की उम्र निकल गई बेचारे की। नसीबो खावंद को मुतमईन करने के लिए जल्दी से तफसील बताने लगी। चल फिर ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं आगे, जो खुदा को मंजूर। बशीर ने जवाब दिया, खुदा को तो जो मंजूर होना था सो होना था, मगर जो नसीबों को मंजूर होना था वो हो गया। शकूर ने मेरे लिए काफ़ी कुछ लाकर दिया, जिसमें से कुछ नसीबों ने भी ऐंठ लिया। मैंने बेजुबान जानवर की तरह अपने घर वालों के आगे सर झुका दिया और फिर एक शाम सादगी से मेरा निकाह कर दिया गया। लाल अरूसी जोड़े में हर वक्त मैली कुचैली रहने वाली मैं मुझ पर टूट के ऐसा रूप आया कि एक लम्हे को मैं आईना देखकर खुद भी शशदर रह गई। कहते हैं कि औरत की खूबसूरती इसका सबसे बड़ा हथियार होती है, मगर ये क्यों नहीं समझते कि यही खूबसूरती उसके अच्छे नसीब की जामिन कभी नहीं हो सकती। और मेरी खूबसूरती भी मेरी बदनसीबी के जंग को खुरच के मेरी जिंदगी से ना निकाल सकी। मैं अपनी किस्मत की मालिक ना तो पहले थी ना अब रही। पहले मैं अपनी सोतेली माँ के हाथों की कठपुतली थी, अब अपने खावंद के हाथ का खिलौना बन गई थी। किराए के तंग से मकान में रहाइश पजीर मेरा शौहर शकूर एक निहायत ही आवारा और अय्याश तबीयत का मालिक था। मैं भी इसके लिए अय्याशी का सामान थी। हुसैन और कम उम्र नई नवीली दुल्हन के इब्तिदाई दिन नाज उठाने के बाद वो अपनी असलियत पे उतर आया। मैं बेचारी तो इसे किस्मत का लिखा समझकर सब्र कर ही गई, मगर किस्मत को मेरा सब्र एक आंख ना भाया। शकूर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही, डॉक्टर के पास चली। मैं नकाहतज़दा आवाज़ में शौहर से मुखातिब हुई, क्या हुआ है तुम्हें? वो करख्तगी से बोला, पता नहीं, सुबह से उल्टियाँ आ रही हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा। मैं बमुश्किल बोली, पता नहीं क्या उल्टा सीधा खाती रहती है, अपने घर तो जड़ता ना था, यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया तो पिच नहीं रहा। वो कटीले लहजे में बोला, चल उठ, कहीं मरमरा गई तो मुसीबत मेरे गिले पड़ जानी है। इसने गुस्से और बेजारी के मिले जले तासुरात से देखा। मैं तकलीफ के साथ साथ आंसू भी जब्त करती हुई उठ खड़ी हुई। आपके लिए खुशखबरी है, आपकी बीवी माँ बनने वाली है, आप इनकी सेहत और ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा।
और ये कुछ ताकत की मेडिसिन है, ये भी उन्हें देते रहिएगा। लेडी डॉक्टर ने एक पर्ची भी थमाई जिसे शकूर ने तने हुए चेहरे के साथ बादल नाखास्ता थामा। मैं ये खबर सुनकर जितनी खुश थी शकूर इतना नाखुश, इसके चेहरे पर हल्की सी भी खुशी की रमक ना थी। मैं शकूर के रवैये से परेशान हो गई। मुबारक हो, अब बाप बनने वाले हैं। घर आकर मैंने खुशी से निहाल होते हुए कहा, बात सुनो, मुझे इस बच्चे की तलब नहीं है, तुम इसे गिरा दो। मैं एक आज़ाद जिंदगी गुजारने वाला बंदा हूँ, जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। आगे ही तुम्हारी जिम्मेदारी उठाकर पछता रहा हूँ, और वैसे भी मेरी कौन सी ऐसी जायदादें रुल रही हैं कि मुझे उनके लिए कोई वाली वारिस की जरूरत हो। ये सब कहते हुए वो कितना सफाक लग रहा था। मैंने तलब कर देखा, नहीं शकूर, ये हमारी औलाद है, मैं इसे नहीं गिराएगी, और आने वाला बच्चा अपने नसीब का रिस्क साथ लाता है। इसने साफ इनकार कर दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी। शकूर ने मेरी चुटिया पकड़ते हुए वाज़े तौर पे धमकी दी। नहीं, हरगिज नहीं, वो बेपर के बोली और अपनी चुटिया छुड़ाने लगी। तो नहीं मानेगी? हाँ, शकूर ने घूरते हुए पूछा। नहीं, मैं हतमी अंदाज में बोली। अंजाम की तो खुद जिम्मेदार होगी। अब वो मेरी चुटिया छोड़कर मेज को ठोकर मारता हुआ बाहर निकल गया और मैं सदमे से झैसी गई। फिर एक बार नहीं, कई बार शकूर ने कोशिश की कि मैं इसकी बात मानूं, मगर मैं ऐसा न कर सकी। तुझे मैंने बहुत दफ़ा कहा, पर तो मेरी बात नहीं समझी। शकूर कड़े तेवरों से देखते हुए बोला, लिहाजा मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक। वो यकलख्त बोला और मैं तो जैसे पेतरा कर रह गई। नहीं, मेरे होंठ कपकपाई और मैं चकरा कर बिस्तर पे गिर गई। ये क्या हो गया? मेरे खुदा, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था? मैं बेबसी से अश्क बहाने लगी। बाबा, मैं सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ लुटी पट्टी अपने बाप के घर की दहलीज में खड़ी थी। मेरा अब्बा तो मुझे छोड़कर बहुत दूर जा चुका था। सह में जिम गफीर जमा हुआ था और सामने ही चारपाई पर मेरा बाप मेरी हालत से बेखबर आंखें बंद किए पड़ा था। नसीबो पास बैठी सीना को भी कर रही थी। मैं भी एक कोने में बैठकर आंसू बहाने लगी। चल, तो यहाँ पड़ी किया कर रही है? नसीबो ने जनाजे के उठते ही मुझे कहा। अम्मा, मुझे शकूर ने तलाक दे दी। मैं डबबाई मुखों से देखकर बोली, तो मैं क्या करूं? मैंने तो तेरा फर्ज अदा कर दिया था, अब मैं मजीद तेरा बोझ नहीं हो सकती। चल निकल यहाँ से। नसीबो ने तोता चश्मी का अजीम अलशान मुजाहरा किया। अम्मा, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं सदमे में घर कर बोली, मेरी बिला से जहाँ मर्जी जा, पर मैं अब तुझे अपने पास नहीं रखूंगी। और वैसे भी शकूर ने मुझसे तेरा सौदा किया था, थोड़े अरसा रखने के लिए। नसीबो ने बेरहमी से इंकिशाफ किया। क्या मैं बुरी तरह से चौंकी? हाँ, शकूर ने तेरे बदले 80,000 दिए थे, वो साफ गोई से बोली। तो तूने मेरा सौदा किया था? मैं पेतराई हुए लहजे में बोली। तो और क्या करती? तेरे बाप को पान की हटी दुकान खोल ली थी। हम क्या बेवकूफ़ थे जो मुफ्ती में तुझे बया के खाली हाथ होकर बैठ जाते? नसीबो हाथ नचाकर बोली, वो तो मेरी सोतेली थी, तो क्या मेरा सगा बाप भी इस सब में शामिल था? मैंने दुख से सोचा था कि बाप ही आखिरी सहारा साबित होगा, मगर वो तो खुद दुनिया से मुंह मोड़कर जा चुका था। और क्या पता नसीबो सच भी कह रही थी, आज झूठ ये राज तो कब्र में उसके साथ ही गया। चुल्लू अपनी राह लो। नसीबो ने इसका हाथ पकड़कर बाहर धकेला। अम्मा, मैं कहाँ जावेगी? वो भी इस हालत में? खुदा के लिए मुझे यहाँ रहने दो। सफिया मिन्नत समाजत पे उतर आई। नहीं तो यहाँ नहीं रह सकती। मैं ये घर बीच कर अपनी बहन के पास जा रही हूँ। मेरा कौन वाली वारिस एक था, वो अब चला गया। नसीबो इसकी मिन्नत और समाजत को खातिर में ना लाते हुए बोली, नहीं अम्मा, खुदा के लिए मेरे हाल पे रहम खाओ, मुझे अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी, तुम जो कहोगी मैं करूंगी। वो हाथ जोड़ते हुए बोली, तो अब मेरे किसी काम की नहीं, अकेली होती तो भी ठीक था, अब साथ एक और मुसीबत लेकर आई। मैं कहाँ इतना उख्तह पाल सकती? ना बाबा ना चल निकल, बड़ी मुश्किल से तो तुझसे पीछा छुड़ाया है, अब क्या फिर से मुसीबत मोल ले लूं? इसने मुझे बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं कितनी देर तक दरवाज़ा बजाती रही, रोती रही, वास्ते देती रही, मगर नसीबों के कान पे जुम तक ना रेंगी। मैं दरवाज़ा बजाती रही, यहाँ तक कि सारे महल्ले के लोग अपने घरों के दरवाज़ों और खिड़कियों से झांकने लगे और तरस भरी नज़रें मुझ पर जमने लगी। नाचार में उठी और खामोशी से वापस चल दी। लोगों के करीब से गुजरने पर मुख्तलिफ जुमले सुनने को मिले, मगर मैं नज़रअंदाज करती हुई निकलती चली गई। हाय बेचारी, कितनी अकेली रह गई, सौतेली माँ थी ना सौतेलापन आखिर देखा ही दिया, हाय गरीब, इस हालत में अब कहाँ जाएगी, वगैरह वगैरह। कुछ आवारा और मंचले भी आवाज़ें कसने लगे, अरे रानी, कहीं ठिकाना नहीं तो हमारे पास आजा। मैं कान लपेट कर वहाँ से निकलती चली गई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहाँ कोई ना हो। मैं वापस घर आई। शकूर अपना सामान लेकर जा चुका था। मैं मालिक मकान के पास गई। वो खुदा तरस औरत थी। इसने मुझको तसल्ली और तशफ़ी दी और कहा, मैं जब तक चाहे इसके पास रह सकती हूँ।
मुझको यकीन होने लगा कि दुनिया में बुरे ही लोग नहीं मौजूद, यहाँ अच्छे लोगों की भी कमी नहीं थी। सफिया, तुझे कपड़े सीने आते हैं? रज्जू मेरी मालिक मकान ने मुझसे पूछा, जो सच में मेरी हमदर्द थी। हाँ आपा, सी ही लेती हूँ, वो बोली। तो फिर ऐसा कर, मैं जिस फैक्ट्री में काम करती थी तुझे वहाँ लगवा देती हूँ। बच्चों के रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री है, जो थोड़ी बहुत खामी होगी वो मैं समझा सिखा दूंगी। अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी और तेरी गुजर बिसर भी हो जाएगी। क्यों, क्या कहती हो? रज्जू सवालिया निगाहें मुझ पे जमाए बोली। आपा, आप ठीक कह रही हो, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? अब तक तो जो जमा पूंजी थी वो इस्तेमाल है कर ख़त्म होने वाली है। भला हो शकूर का, जिसने कुछ पैसे दे रखे थे, अब बस बच्चा हो जाए तो काम पे लग जावेगी। मैं ताइदी अंदाज में सर हिलाकर बोली। तो कितनी भोली है ना, तेरा मर्द तुझे नाहक छोड़ कर चला गया तो फिर भी उसके लिए दुआ करती है। तेरी जगह गिर में होती तो बदा देती बद दुआएं। रज्जू को मेरी मासूमियत पे बड़ा तरस आया। आपा, दोष इसका नहीं, दोष तो मेरी तकदीर का था। जो तकदीर में लिखा हो इसे कैसे झुटलाया जा सकता है, इसीलिए मैं इसे कसूरवार नहीं मानती। मैं बुझे हुए लहजे में बोली। सच कहती है, पर अल्लाह आगे बेहतर करेगा। अच्छा मैं चलती हूँ, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आवाज़ दे लेना। और सुन, यही दिन है। एहतियात से रज्जू ने ताकीद की। जी बेहतर आपा, मैं सादतमंदी से सर हिलाकर बोली। अब तो आराम कर, तेरा वीर आने वाला है, इनको रोटी भी दीनी है। रज्जू ने चप्पल पीर में ओसाए और उठ खड़ी हुई। माँ बनना किसे कहते हैं और कैसे बना जाता है, ये तो वही जान सकती है जिसे ये मकाम हासिल होता है। मेरे पांव तले भी बिलाखिर जन्नत आ ही गई। मेरे घर चांद सी बेटी हुई थी, जो हुबहू मेरा ही अक्स थी। मैं इसे पाकर इतनी खुश हुई कि अपने सारे दुख भूल गई। कोई तो मेरा अपना है, ये सोच सोच कर ही दिल को सुकून मिल रहा था। रज्जू आपा, आज मुझे मेरी सहेली मिल गई। अब मुझे खुदा से कोई गल्ला नहीं, कोई शको नहीं। मैं नन्ही सी जान को दीवाना वार चूमते हुए बोली। चल मुबारक हो तुझे बहुत बहुत, तेरे जीने का कोई तो जवाज बना। रज्जू मुस्कुराते हुए बोली। खैर मुबारक। मेरा चेहरा हकीकी मसरत से दमक रहा था। इसका नाम क्या रखना है? रज्जू ने पूछा। इसका नाम मैंने कायनात रखा है। ये मेरी कल कायनात जो है, मैं झट से बोली। ये तो बहुत प्यारा नाम है, चल पकड़ा अपनी कायनात मुझे और खाना खा ले। रज्जू ने हाथ आगे किए। हाँ आपा, आज बड़े दिनों बाद मुझे भूख लगी है। मेरी आवाज़ खुशी से कपकपा रही थी और आंखों में नमी भी थी। कैसा बदनसीब बाप है, इतनी प्यारी बेटी को धुतकार गया। रज्जू ने दिल में कहा और कायनात को गोद में लेकर प्यार करने लगी। वक्त थोड़ा और सिरका और कायनात 3 साल की हो गई। रज्जू ने मुझको दूसरी शादी के लिए बहुत जोर दिया, मगर मैं नामानी में बाकायदगी से फैक्ट्री में काम कर रही थी और अपने हाल पे मुतमईन नजर आने की कोशिश भी। रज्जू आपा की कोई औलाद न थी, सो वो कायनात को ही पालती संभालती थी। मैं कभी कभी सोचती, अगर रज्जू आपा इसको सहारा ना देती तो जाने इसका क्या बनता। सफिया, एक बात कहूँ जो मैं पहले भी कहती होती हूँ तुझसे, अगर तो दूसरी शादी कर लेती तो तेरे लिए अच्छा होता। अभी तेरी उम्र ही क्या है। इस दिन रज्जू ने फिर मेरी शादी का तज़किरा छेड़ा। आपा, मैं तो शादी कर लूंगी, पर मेरी बच्ची का क्या होगा? मैं इस पर सौतेला रिश्ता मुसल्लत नहीं कर सकती। आपा, मैं सौतेला रिश्ता भगत चुकी हूँ और अपनी बेटी पे वैसा वक्त नहीं लाना चाहती जो मुझ पे गुजरा। एक और सफिया को जन्म नहीं लेने दोनगी। मेरी कायनात किसी सौतेले रिश्ते के ज़ेर साया नहीं पलेगी। मैं इसे हर वो खुशी दूंगी जिसकी वो हकदार है। मैं इसे कभी भी इसके बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं इसकी माँ और बाप दोनों बनकर दिखाऊंगी। ये मेरा मुझसे वदा है। मैं फैसला कुन अंदाज में बोलती चली गई, जैसे तेरी मर्जी बहन। मैं तो इस ख्याल से कह रही थी कि तो अभी कम उम्र है, जवान है, फिर भला ये पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजरेगी छोटी सी जान के साथ। रज्जू ने तरहम भरी नजरें डाली। जैसे अब तक गुजरी वैसे मजीद भी गुजर जाएगी। अल्लाह मालिक है, मैंने बेतासुर लहजे में कहा। हाँ अल्लाह तो मालिक है। रज्जू सर्द आह भर कर बोली और कायनात को देखने लगी। और मैं खाली खाली नजरों से दोनों को देखने लगी। रज्जू आपा जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैंने रात गए। रज्जू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। क्या हुआ सफिया, इतनी रात गए? रज्जू दरवाज़ा अपने पीछे बंद करती बाहर निकली और मुझको परेशान हाल खड़े पाया। आपा, कायनात की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े पैसे चाहिए। मैं तेजी से बोली। क्या हुआ? सुबह तो ठीक थी। वो तशवीश से बोली। पता नहीं आपा, प्लीज पैसे दे, मुझे अस्पताल लेकर जाना है, इसे बहुत तेज बुखार है। मैं तकरीबन रोते हुए बोली। अरे कुछ नहीं होता, बच्चे बीमार हो जाया करते हैं। रज्जू ने इसे साथ लगाते हुए तसल्ली दी। नहीं आपा, कायनात को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। मैं तड़प कर बोली। हौसला कर सफिया, तो बड़ी हिम्मत वाली है, ठहर मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। रज्जू ने कहा। नहीं आपा, तुम बस मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं आंसू पोंछते हुए बोली।